हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे और ये दुर्गों का इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। थोड़ा मुझे टाइम का इशू रहता है, मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूँगी छोटे छोटे वीडियो बना के अपलोड कर दूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको रीट की प्रिपरेशन में जो फरवरी में इसका एग्ज़ाम है SI या EO या जो सेकेंड ग्रेड का दोबारा अगर हो एग्ज़ाम तो उसमें आपकी हेल्प हो। तो आइए आज देखते हैं हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जो है महाराणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी मेवाड़ के 84 दुर्ग हैं, उनमें 32 दुर्गों का निर्माण तो केवल और केवल महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ये महान योद्धा भी थे, महान साहित्यकार भी थे। इन्होंने कई ग्रंथ खुद से लिखे हैं और साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। इनके समय दोस्तों हमें पता है कि इन्होंने कई युद्धों में जो है कई शासकों को हराया। उसके विजय के उपलक्ष्य में भी इन्होंने इमारतों का निर्माण करवाया। जैसे जो कुंभलगढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बना हुआ है वो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। जो सारंगपुर का युद्ध था जिसमें इन्होंने महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा दिया था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो 32 दुर्गों का निर्माण केवल और केवल महाराणा कुंभा ने करवाया है। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो इनके जो पोते हुए थे महाराणा सांगा, इन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा था महाराणा बाबर के विरुद्ध। उसमें बाबर के पास तोपें थी उस समय, तो तोपों की वजह से महाराणा जो सांगा थे वो युद्ध हार गए थे। तो मुगल काल की शुरुआत उस समय हो गई थी। तो जो अकबर थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो फिर आना जाना इनका हो गया और जो सांस्कृतिक प्रभाव था मुगलों का वो हमें राजस्थान के दुर्गों में देखने को मिलता है। तो मुगलिया शैली भी राजस्थान के जो दुर्गों में है हमें देखने को मिलती है। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदेशों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी है। तो उस समय जो भवन बनाए गए थे मुगल काल में, तो उनमें हमें जो है हिंदू कारीगरी और मुस्लिम कारीगरी दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। उस समय अंग्रेजी भी आ गए थे। हमें पता है कि जहांगीर से जो एक अंग्रेज राजदूत था सर टॉमस रो, उसने परमिशन ली थी अजमेर में व्यापार करने की। धीरे धीरे ये भी शासक वर्ग बन गए और इनके भी भवन बनाए गए। तो यूनानी शैली भी हमारे राजस्थान में आ चुकी थी। तो ये जो फर्ग्यूसन हुआ है उसने जो है इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी है। यानी हिंदू ये जो है फारसी शैली मिक्सचर है इसका, ये शैली की इसने संज्ञा दी है। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सार्सेनिक शैली में बने हुए हैं। जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम, इनको भी हिंदुवत राजा कहा जाता है क्योंकि इनकी रुचि भी स्थापत्य कला में थी। इन्होंने भी कई दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा वास्तु कला पर रचित साहित्य से प्रभावित थे। तो हमें पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो उस प्रशस्ति के जो वास्तुकार थे या रचयिता थे वो भी मंडन, जेता और इनके पुत्र जो नापा पुंजा थे वो थे। तो इस प्रकार से 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित थे। तो मंडन ने ग्रंथों की रचना भी की है। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी आप एक बार देख ले, बस देखना ही काफ़ी है इसको। तो प्रसाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। रूपावतार मंडन और रूप मंडन, ये दोनों सेम ही नाम है इनका और इन दोनों में ही मूर्तियों के निर्माण संबंधी जानकारी है। गृह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुओं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। तो गृह से पता ही चल रहा है घर संबंधी है जानकारी। वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित जानकारी का वर्णन है और मंडन के निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। और जो दोस्तों ये दुर्ग बनाए जाते थे ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। ऐसे दुर्ग जो है ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे जहां दुश्मन की पहुंच जो है सुगमता से नहीं हो। जैसे दुर्ग बनाते समय ध्यान रखा जाता था कि ये कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो, जंगलों से घिरा हुआ हो, इसके जो है चारों तरफ पानी हो या चारों तरफ खाई बना दी जाए या सीधे पहाड़ पर खड़ा हो जहाँ जो है दुश्मन आसानी से नहीं पहुँच सके। तो ये सब ध्यान रखा जाता था दुर्गों को बनाने में।
शुक्र नीति में दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। एरन दुर्ग, ये दुर्ग खाई, कांटों, कठोर पत्थरों से निर्मित होता था। उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ जो है झाड़ियाँ, कांटे वगैरह भी है और ये पहाड़ पर बना हुआ है, तो इसको पहाड़ी दुर्ग भी कहा जा सकता है। तो दोनों ही है, ये एरन दुर्ग भी है, पहाड़ी दुर्ग भी है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो ऑप्शन आपको एक ही दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। अब जो नेक्स्ट है वो है धानवन दुर्ग, मरुस्थल दुर्ग। तो मरुस्थल दुर्ग का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये बहुत फेमस दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। और इसमें जो है दुश्मन आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। हमें पता है कि अकबर के काल में, जो अकबर के शासन में जो अबुल फजल हुए, उन्होंने जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कोटेशन कही है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। यानी वहाँ पहुंचना इतना मुश्किल है कि पत्थर की टांगे ही आपको उस दुर्ग तक पहुंचा सकती है। तो हम देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं ने किस तरह से मजबूती से दुर्ग बनाए हैं और सुरक्षा की जो है, इसका सुरक्षा का बहुत ख्याल इसमें रखा गया है। तो धानवन दुर्गों में जैसलमेर, बीकानेर दुर्ग को तो ज़मीन का जेवर कहा जाता है, ज़मीन पर बना हुआ है। और बीकानेर में भी थोड़ा बहुत रेगिस्तान हम कह सकते हैं, तो ये धानवन श्रेणी में आ सकता है। नागौर के जो दुर्ग है, ये तो तीनों दुर्ग धानवन श्रेणी में रखे जा सकते हैं। लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर वाला दुर्ग, सोनार का किला। अब ओदक जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है, जो कि नदियों से घिरे हुए हो। जैसे गागरोन का जो दुर्ग है, उसमें आऊ और कालीसिंध नदियों से घिरा हुआ है। भैंसरोड का दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ में है, ये नदियों से घिरे हुए हैं। तो जिस दुर्ग के चारों ओर पानी होता है उसको हम ओदक दुर्ग कहते हैं, जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। गिरि दुर्ग जो सीधे पहाड़ पर खड़े हुए हो, ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। जैसे इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध भी होता है, तो इसमें तालाब वगैरह भी बना दिया जाता है ताकि जो है जल सुलभता से मिल सके। उदाहरण है कुंभलगढ़ का किला, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, तारागढ़ का गढ़बीटली पहाड़ी पर है तारागढ़ का किला, जयगढ़, नाहरगढ़, जयपुर में अचलगढ़, सिरोही में, मेहरानगढ़, जोधपुर में चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर है। तो ये पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ पर बनाए गए, इसलिए इनको गिरि दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग कहा जाता है। सैन्य दुर्ग, जहाँ सेना रहती हो, सैनिक रहते हो, उन दुर्गों को जो है सैन्य दुर्ग कहा जाता है। सहाय दुर्ग, जिसमें अपने परिजन रहते हो और जो है मुसीबत के समय जिनसे सहायता मांगी जा सकती हो या जिनको सहायता दी जा सकती हो, वो सहाय दुर्ग कहलाते हैं, जिनमें वीर सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। वन दुर्ग जो है वनों में, जंगलों में बनाए जाते हो, वनों से ढका हुआ हो जो दुर्ग, कांटेदार वृक्ष हो जिसके चारों तरफ, उसको वन दुर्ग कहा जाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग है, त्रिभुवन दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। पारिक दुर्ग वह है जिसमें चारों तरफ जो है खाई हो। जैसे लोहागढ़ दुर्ग, खे से आप ध्यान रख सकते हो, तो पारिक में लास्ट में खे आ रहा है, यानी खाई हो जिसके चारों तरफ, उनको पारिक दुर्ग कहा जाता है। जैसे लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। पारिक दुर्ग, जिसके चारों तरफ परिधि हो, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ परकोटा हो। जैसे चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ में तो चारों तरफ बहुत ही बड़ी दीवार है, जिसमें 8 घुड़सवार जो एक साथ चल सकते, इतनी चौड़ी दीवार है। चाइना की दीवार के बाद सेकंड नंबर जो है कुंभलगढ़ की दीवार का ही आता है। तो चारों तरफ अच्छा परकोटा बना हुआ है। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा पासीब कहलाता था। तो जो दीवारें थी दुर्गों की, वो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ऊंचाई पर होती थी कि दुश्मन आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। तो वो क्या करते थे, मिट्टी का टीला बना लेते थे, उस पर खड़े होके फिर जो है दीवार को गिराने का प्रयास करते थे। तो वो जो टीला वो बनाते थे उसको कहा जाता है पासीब। किलों में चमड़ों से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता था। और राजस्थान में दुर्गों पर दोस्तों आक्रमण भी हुए। ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से इतने अच्छे थे कि इस वजह से इन दुर्गों को पाने की चाह में कई जो शासक थे उन्होंने आक्रमण भी किए हैं। जैसे राजस्थान के दुर्गों पर जो आक्रमण हुए उनको देखते हैं। भटनेर दुर्ग पर आक्रमण, इसको उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। भटनेर दुर्ग को जो भी आक्रमण हुए हैं उत्तरी साइड से, उत्तरी दिशा से, वो सारे दुर्ग से लेता था। यानी भटनेर दुर्ग पर ही ज़्यादा आक्रमण हुए क्योंकि ये ऊपर है सबसे, और जो भी है उत्तरी दिशा से आने वाले सब इसी पर आक्रमण करते थे। तो 1001 में जो विदेशी आक्रमणकारी था महमूद गजनबी, और 1398 में तैमूर और अकबर ने यहाँ आक्रमण किया है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में जो है, यहाँ 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रणथंभौर में उस टाइम हमीर थे, राणा हमीर, जो कि अपने हट के लिए जाने जाते थे। और राणा हमीर के बारे में एक बात भी कही जाती है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी जो अलाउद्दीन
खिलजी के जो विद्रोही थे, जो कि भाग के यहाँ रणथंभौर में आ गए थे, मोहम्मद सार केबरू, उन्होंने शरण ली थी यहाँ महाराणा हमीर के यहाँ पे। तो उनको शरणागतों की रक्षा करने के लिए राणा हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था और इनका सर्वस्व उसमें जो युद्ध में उनका चला गया था, यानी उनकी रानियों को जौहर करना पड़ा था और इन्होंने केसरिया कर लिया था सब राजपूतों ने। और जल जौहर यहाँ का फेमस है, रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर हुआ है। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। अब है गाकरोन दुर्ग झालावाड़ में, यहाँ भी आक्रमण हुआ है। 1423 ईस्वी में अल्ब खां महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में जो है, यहाँ 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है, जिसमें जो शीतल देव थे उनकी रानी मेना देवी थी, इन्होंने जो है जौहर किया। मेना देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ है और शीतल देव के द्वारा जो है केसरिया किया गया। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है, 1500 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा यहाँ आक्रमण हुआ। चित्तौड़गढ़ का किला जो है, यहाँ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। फिर बहादुर शाह ने किया यहाँ आक्रमण, फिर अकबर ने आक्रमण किया। और जैसलमेर का जो दुर्ग है, यहाँ पर आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह का और अलाउद्दीन खिलजी का। और सुवर्णगिरी दुर्ग जो जालोर का है, यहाँ 1311 या 12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था राजस्थान के दुर्गों का। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी वे में आप समझ पाए होंगे राजस्थान के दुर्गों को। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।